टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर आए। जी हाँ, ये कक्षा 7 के एससीईआरटी विषय वस्तु से जो संपूर्ण अध्याय है से सारों 16 चैप्टर जो हैं वो सारे चैप्टर का ये प्रथम भाग है, जिसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे और फिर दूसरे भाग में हम लोग फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं एससीईआरटी जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है कि मिट्टी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मिट्टी के ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, जो काफी उपजाऊ होता है, फसल के लिए अच्छी होती है। चलिए तीसरा देखिए, ह्यूमस की मात्रा जंगल की मिट्टी में अधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा जंगल की मिट्टी में अधिक होती है। क्यों होती है? वहां तो सबसे पहले क्या होता है, सभी तरह के पौधे होते हैं, साथ ही साथ जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। तो जंगल की मिट्टी में ह्यूमस सबसे ज्यादा होती है। आगे देखिए चौथा नंबर, पाचन की क्रिया मुख गुहा से आरंभ होकर मल द्वार तक होती है और इसे आहार नाल कहते हैं। तो पाचन की क्रिया कैसे, हम लोग भोजन कहां से शुरू करते हैं? मुख से शुरू करते हैं और अंत में क्या होता है, मल द्वार की तरफ हम लोग निष्कर्षण कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको आहार नाल कहते हैं। चलिए आगे देखिए पांचवा नंबर, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन निष्क्रमण कहलाता है। अपचित जो भोजन नहीं पचता है वो आहार हाल से निष्कासन होकर चला जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? निष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रमण अपचित भोजन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। 6 क्या कह रहा है कि शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन का उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन का उपयोग करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। एकदम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और ये सारा एससीईआरटी के सिलेबस पे आधारित है और क्लास 7 की विषय वस्तु को देख रहे हैं हम लोग। चलिए स्वांगीकरण, पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। अब क्या भोजन पचेगा तो खून बनेगा ही, और वो रसांगुलों द्वारा ग्रहण करते हैं और रक्त में मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। 8वां नंबर देखिए, दांत के प्रथम सेट 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। बच्चों का क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि बच्चे का दांत गिर गया तो फिर आ जाएगा, तो किस अवस्था तक में? 8 साल तक। 8 साल तक बच्चों का जो प्रथम सेट होता है दांत का वो गिर जाता है और उसकी जगह पे नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि दांत के नाम एवं काट, कृंतक काटना। दांत जो कृंतक है, रदनक है, अग्र चवर्णक है, चवर्णक है, और कृंतक का क्या काम है? भोजन को काटना। रदनक का काम क्या है? भोजन को फाड़ना। अग्र चवर्णक क्या? पीसने और चबाने का काम करता है, और चवर्णक पीसने और चबाने का। ठीक है, तो ये दोनों का सेम काम है, कृंतक काटने का और रदनक फाड़ने का, याद रखेंगे। चलिए 10वां नंबर को देखिए, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांतों के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, जो काफी मजबूत होता है। इनामेल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इनामेल क्या है? सबसे शरीर का कठोरतम पदार्थ। दांतों के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं और इनामेल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। चलिए 12 नंबर को देखिए, इनामेल कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण तथा केरोटीन प्रोटीन से बना होता है। तो इनामेल किससे बना रहता है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम और प्रोटीन है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपका प्यार भी हमें मिलता रहे और हमें और भी कार्य करने के लिए हिम्मत मिलता रहे। आप इतना प्रोत्साहित करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 13 नंबर, मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां। मुंह में कितने जोड़ी ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। और एंजाइम क्या है? एंजाइम एक रासायनिक स्राव है। एंजाइम क्या है? एक रासायनिक स्राव है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। चलिए आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो आमाशय क्या होता है? आमाशय दिख रहे हैं ना, तो आमाशय के आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और आमाशय का आकार क्या होता है? आमाशय यू आकार का होता है। आमाशय किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। देखते लग रहा है जैसे कि झोला है, ऐसे में भोजन आपका जमा रहा। आहार नाल क्या है? यू आकार का है। और छोटी आंत की लंबाई क्या है?
6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई अगर आपको पूछे कि छोटी आंत बड़ी होती है या बड़ी आंत बड़ी होती है, तो छोटी आंत बड़ी होती है। याद रहे, भूलिएगा नहीं, छोटी आंत बड़ी आंत में छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि, पूछता है सवाल, एकदम वीवीआई में नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 को देखिए। 19 नंबर क्या कर रहा है? भोजन पाचन की पूर्ण क्रिया छोटी आंत में होती है। तो भोजन पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? भोजन पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। और ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से CO2 और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लूकोज का विघटन कैसे? ऑक्सीजन की सहायता से। किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ये सारे रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है। चलिए 21 नंबर को देखिए। बिना पचा हुआ भोजन जिसका अवशोषण नहीं होता है बड़ी आंत में जाता है। तो वैसे भोजन जो नहीं पचता है उसका अवशोषण होकर कहाँ चला जाता है? वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत छोटी होती है या छोटी आंत छोटी होती है? तो बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है। चलिए, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। आ गया, छोटी आंत क्या होती है? बड़ी आंत से लंबी होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मिलीमीटर होती है और यह छोटी आंत से चौड़ी होती है। छोटी आंत से क्या होती है? चौड़ी होती है। चौड़ी अधिक होती है लेकिन लंबाई 1.5 mm होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। चलिए, महत्वपूर्ण क्लास 7 के विज्ञान को देख रहे हैं। क्लास 7 SCERT के विज्ञान के 100 प्रश्नों के सेट का यह पहला भाग है, जिसके तहत हम लोग 50 प्रश्नों को देख रहे हैं। फिर दूसरा भाग हम लोग कल लेकर आएंगे। चलिए 24 नंबर, घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। ये क्या होता है? जानवरों में होता है। गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सेलुलोज का पाचन करती है क्योंकि वो घास खाती है। तो घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। चलिए, जंतुओं का आमाशय 4 भाग, कितने कोष्ठों में? 4 भाग में बना रहता है। जंतुओं के आमाशय के सबसे बड़े भाग को रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन। एकदम भूलिएगा नहीं वीवीआई में, जंतुओं के आमाशय के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। 28 नंबर देखिए, जंतुओं द्वारा निगला हुआ घास रूमेन में जमा होता है। जंतुओं के द्वारा निगला हुआ घास कहाँ जमा होता है? रूमेन में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? रूमेन में जमा होता है। तो रूमेन को भूलिएगा नहीं। मंड स्टार्च का पाचन मुख से ही आरंभ होता है। तो मंड का पाचन, जो आलू में मंड पाया जाता है, चावल में स्टार्च पाया जाता है, उसका पाचन कहाँ से? मुख से ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि मुख से ही उसको हम लोग काटना शुरू कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखिए। 30 नंबर क्या है? कि जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमीमेंट कहा जाता है। भूलिएगा नहीं, रूमीमेंट। क्या कहा जाता है? जुगाली करने वाले को रूमीमेंट। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमीमेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? रूमीमेंट। जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? रूमीमेंट कहा जाता है। 31 नंबर को देखिए, तापमापी यंत्र कौन है? थर्मामीटर। तापमापी यंत्र क्या है? थर्मामीटर के द्वारा हम लोग ताप, शरीर का ताप मापते हैं। और इसी थर्मामीटर को बुखार मापी भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इससे बुखार भी मापते हैं, तो इसको बुखार मापी यंत्र भी कहा जाता है। थर्मामीटर को बुखार मापी यंत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर, डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक कहाँ रहता है मीटर? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पाठ्यांक रहता है। और फॉरेनहाइट में 94 डिग्री फॉरेनहाइट से 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक माप सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर को देखिए, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 98 डिग्री 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। क्या होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। और तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखिए 35 नंबर, थर्मामीटर का परिसर क्या होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है थर्मामीटर का परिसर। इसको याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। क्लास 7 के विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है ये। 50 प्रश्नों के सेट को आज हम लोग देख रहे हैं, कल सेट 2 को देखेंगे। 36 नंबर देखिए, गाड़ी की स्पीड या दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। वो जो देखते हैं ना मोटरसाइकिल में या गाड़ी में
मशीन लगा रहता है, मीटर लगा रहता है, जिसके द्वारा स्पीड दिखाई देता है 120, 130, 140, उसका है वो ओडोमीटर है। क्या है वो? ओडोमीटर। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। 38 नंबर को देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। 39 नंबर को देखिए, जब चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे विलयन दूधिया हो जाता है। जिससे विलयन कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ देगा, तो कभी कभी ये पूछ, चूने पानी में फूंक मारने पर क्या हो जाता है? तो विलयन दूधिया हो जाता है। तो फूंक मारते हैं तो क्या हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड ही ना मारेंगे फूंक, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए 39 के बाद प्रश्न संख्या 40। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देख लीजिए। 40 नंबर क्या कर रहा है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन करते हैं। जस्ता जस्तीकरण भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि जस्ता का भी लेप चढ़ाते हैं। चलिए 41 नंबर, स्टेनलेस स्टील क्या है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि स्टेनलेस क्या है? स्टेनलेस मिश्र धातु है। स्टेनलेस क्या है? मिश्र धातु है। किससे बना है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। और मिश्र धातु जो होता है वो धातु से भी ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा लचीला होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है। 42 नंबर देखिए, क्रिकेट का बैट किस लकड़ी से बनता है? विलो लकड़ी से। क्रिकेट का बैट जिस लकड़ी से बनता है वो लकड़ी होता है विलो लकड़ी। याद रखिए, ये नाम याद रखिएगा, विलो लकड़ी। चलिए 43 नंबर को देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना रहता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ना वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। मानव भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो संतुलन बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 को देखिए, नेपथीन, नेफेचिन्स, वीनस, फ्लाई ट्रिप, पीचर प्लांट, कीट भक्षी पौधे। ये सारे पौधे क्या होते हैं? कीट खाते। ये जो पौधे होते हैं वो कीट भक्षी होते हैं। क्या होते हैं? ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। नेफेचियस, वीनस, फ्लाई ट्रिप, पीचर प्लांट कीट भक्षी पौधे होते हैं। 45 को देखिए, अमरबेल पादप परजीवी। अमरबेल क्या है? परजीवी है, पादप परजीवी है। यह बहुत विनाशकारी होता है। क्यों? यह अपने पोषक पौधे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। या क्या करता है? पूरा फैल जाता है और जो इसके अगल बगल में जितना पौधा होता है सब पे लतर जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? अमरबेल पादप परजीवी है और यह बहुत विनाशकारी लता है जो अपने पोषक पौधे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। 46 नंबर को देखिए, पौधे का रसोई घर किसको कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट। पौधे का रसोई घर किसको कहते हैं? पत्तियां। क्योंकि भोजन बनाने का कार्य कौन करती है? पत्तियां करती है। कौन करती है? पत्तियां करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियां करती है। चलिए आगे देखिए 47 नंबर, अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन। हरिकेन, अमेरिका में हरिकेन। चलिए याद रखते हैं। 47 के बाद 48 नंबर, ये काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लास 7, क्लास 7 के विज्ञान को देख रहे हैं। कौन है हमारा? ये क्लास 7 के विज्ञान को देख रहे हैं हम लोग, विज्ञान को देख रहे हैं। और 100 प्रश्नों के सेट में, 100 प्रश्नों का सेट है, 100 प्रश्नों के सेट का ये भाग कौन सा है? ये भाग 1 है। ये कौन सा है? ये भाग 1 है। और जो भी साथी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारा चीज मुहैया करवाया जाएगा। चलिए 48 नंबर, एशिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। एशिया में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। भारत में चक्रवात को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। भारत में चक्रवात को क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोन। भारत में चक्रवात को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए अभी देखा, एशिया में चक्रवात, भारत में साइक्लोन, अमेरिका में हरिकेन। 50 नंबर देखिए, जाइलम संवहनी पौधों में पानी और घुलनशील पोषक तत्व का परिवहन और भंडारण करता है। जाइलम, इस नाम को याद रखिएगा। एक होता है जाइलम और फिर नीचे हमने लिखा है फ्लोएम, पौधों में शर्करा, प्रोटीन और अन्य कार्बनिक अणुओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार था। और एक होता है फ्लोएम। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पौधों में फल को, पोषण को कौन लेके जाता है? तो फ से फल, फ से फ्लोएम, पोषण प्रोटीन को ले जाएगा। जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? पौधों में पानी और घुलनशील पोषक तत्व को लेके जाएगा, हर जगह पहुंचाएगा। अब फ्लोएम क्या करेगा? शर्करा,
प्रोटीन और अन्य कार्बनिक अणुओं को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। तो ये जाइलम और फ्लोएम याद रखिएगा, पौधे का भाग है। तो ये हमारा सेट वन का 50 प्रश्न है। कल हम लोग सेट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप में भी भेजें। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।